हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लेकर आए हैं बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेसन नंबर 1, 2, 3, लेसन नंबर 1 से लेकर 3 तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है आज हमारे पास। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें जो ऐसी हैं जो क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। सो आइए शुरू करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज। सबसे पहले क्या कह रहा है कि भ्रूणपोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। फलस्वरूप होता है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? देखो, एक होता है आवृत बीजी और एक होता है अनावृत बीजी। दो चीजें हैं, एक होता है आवृत बीजी और एक होता है अनावृत बीजी। एक होता है आवृत बीजी और एक होता है अनावृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब क्या हुआ कि जिनका अंडाशय ढका हो, जिनका अंडाशय ढका हो और जिनका अंडाशय ढका ना हो उन्हें बोलेंगे अनावृत बीजी, और जिनका अंडाशय ढका होगा उन्हें क्या बोलेंगे? आवृत बीजी। जैसे धान, गेहूं, सरसों, ये सब आपके आवृत बीजी की श्रेणी में आएंगे। अनावृत बीजी की श्रेणी में क्या कौन आएगा? साइकस, पाइनस, ये सभी पौधे किसकी श्रेणी में आएंगे? अनावृत बीजी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणपोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द्विनिषेचन। इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विनिषेचन, यानी दोहरा निषेचन। द्विनिषेचन के फलस्वरूप होता है। किसके फलस्वरूप होगा? द्विनिषेचन के फलस्वरूप। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रजनन की पाल्मेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है। प्रजनन की जो पाल्मेला स्टेज है वो किस पादप में पाई जाती है। सो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्ले माइडो मोनास। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लेमाइडो मोनास। यानी क्लेमाइडो मोनास में क्या होता है? पाल्मेला स्टेज पाई जाती है। प्रजनन की कौन सी स्टेज पाई जाती है? पाल्मेला स्टेज। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लेमाइडो मोनास। ये एक प्रकार का एल्गी है जहां तक मुझे लग रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था? आभासी फल। आभासी फल का मतलब क्या है? ऐसा फल जिसका विकास पुष्पासन से हो। ऐसा फल जिसका विकास किस भाग से हो? पुष्पासन से हो। ऐसा फल जिसका विकास पुष्पासन से हो। ये रहा पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है? पुष्प का आसन। पुष्पासन क्या होता है? पुष्प का आसन। ठीक है, इस पे सारी चीजें लगी होती हैं। ये पुंकेसर हो गया, फिर स्त्री केसर, मतलब ये सारी चीजें इसी पर स्थित है। यहां पर फल का विकास होगा। तो ऐसे फल जिनका विकास पुष्पासन से होता है उनको कहा जाता है आभासी या मिथ्या फल। इनके अगर दो उदाहरण की बात करूं
कितने उदाहरण की बात करूं? अगर इनके 2 उदाहरण की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहला क्या है? सेब। सबसे पहला क्या है? सेब। दूसरा आंसर क्या है? स्ट्रॉबेरी। पहला क्या है? सेब और दूसरा क्या है? स्ट्रॉबेरी। यानी पहला आंसर आपका क्या है? सेब और दूसरा आंसर क्या है? स्ट्रॉबेरी। पहला आंसर सेब और दूसरा आंसर क्या है? स्ट्रॉबेरी। इसके बाद अगर देखें, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कीटों द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। इसका सबसे सटीक आंसर जो है कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम, वो है साल्विया। कीटों द्वारा परागित पौधों में सबसे पहला पौधा हमारा क्या है? साल्विया। साल्विया में कौन सा परागण होता है? कीट परागण की प्रक्रिया होती है। बैगिंग क्या है? बैगिंग मतलब होता है बैगिंग, बोरावस्त्रण, एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागकण, देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि ये बैगिंग या बोरा क्या है। जो पौधे का वर्तिकाग्र होता है, देखो ये जो पौधे का वर्तिकाग्र वाला भाग है, यहीं पर परागकण स्थानांतरित होते हैं, इस वाले भाग पर, ठीक। तो इसको क्या करते हैं? किसी चीज से कवर कर देते हैं। इसको बोलते हैं बैगिंग या परागण, मतलब बैगिंग या बोरावस्त्रण। देखो, ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। मतलब हम बैगिंग करके या उसको ढक देंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि अगर ये पौधा गुलाब का है, किसका है? अगर ये पौधा गुलाब का है तो इसके वर्तिकाग्र पर गुलाब के ही परागकण स्थानांतरित हों, गेंदे या गुड़हल के परागकण ना स्थानांतरित हों, इसलिए बैगिंग की प्रक्रिया की जाती है। बैगिंग के अंतर्गत विपुंसित पुष्पों को थैली से ढककर इनके वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। पादप जनन में इस तकनीक द्वारा फसलों को उन्नतशील बनाया जा सकता है, क्योंकि उसी प्रजाति के परागकणों के स्थानांतरण से फल एवं बीज का विकास बेहतर ढंग से हो सकेगा, तथा सिर्फ ऐच्छिक गुणों वाले परागकण वर्तिकाग्र के मध्य परागण सुनिश्चित कराया जाता है। यह जो प्रक्रिया है वो बैगिंग या बोरावस्था वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित या स्त्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखिए। देखो, लीडिंग कोशिकाएं क्या होती हैं? जब आपने पढ़ा होगा पुरुष जनन तंत्र, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो लीडिंग कोशिकाएं हैं ये हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं, और ये हार्मोन्स क्या करता है? शुक्राणुओं के निर्माण को गति प्रदान करता है। तो पहला जो हार्मोन्स है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। पहला LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, दूसरा आपका क्या है? टेस्टोस्टेरोन, और तीसरा आपका क्या है? एंड्रोजन। तीसरा हार्मोन्स क्या है? एंड्रोजन। ये 3 हार्मोन्स किसके द्वारा निकाला जाता है? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23 जोड़ों में पाए जाते हैं। कितने जोड़ों में पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी, जो कि कितना होता है? टोटल 46। 23 जोड़ी और टोटल कितना होता है? 46। अगर मैं मेल की बात करूं, नर की बात करूं, किसकी बात करूं? नर की अगर मैं बात करूं तो 44 प्लस XX, सॉरी, अगर मैं नर की बात करूं तो 44 प्लस XY कितना हो गया? 46, ठीक। अगर मैं मादा की बात करूं तो लगभग कितना होगा? 44 प्लस XX यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46। 44 और 2 46। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुग्ध स्त्रावण से आप क्या समझते हैं? जब प्रसव की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो प्रसव के बाद दुग्ध स्त्रावण होता है सबसे पहले, क्योंकि बच्चे को स्तनपान कराना आवश्यक है।
स्त्री की स्तन ग्रंथियों से सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव होते हैं। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं महिलाओं की, तो जिसमें जब प्रेगनेंसी की टाइम्स पर उसमें कई सारे चेंज होते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध का उत्पादन होने लगता है। जब प्रेगनेंसी के अंत तक यानी डिलीवरी होने के बाद में उन स्तन ग्रंथियों से किसका उत्पादन होने लगेगा? दूध का। इस प्रक्रिया को दुग्धस्त्रावण या लैक्टेशन कहा जाता है। यह मां को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद करता है। दुग्ध स्त्रावण के आरंभिक कुछ ही दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस या कोलेस्ट्रम, सबसे पहले जो दूध निकलता है कुछ ही दिनों तक, उसे क्या बोला जाता है? सबसे पहले निकलने वाले दूध को या आरंभिक कुछ दिनों में निकलने वाले दूध को कोलेस्ट्रम बोला जाता है, जिसमें कई प्रकार के एंटीबॉडी तथा तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु को, मतलब इसमें कई सारे एंटीबॉडी मौजूद हैं जो नवजात शिशु की प्रतिरोधी क्षमता इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि बाहरी एनवायरनमेंट के जो वायरस और बैक्टीरिया है उसको इफेक्ट करके बीमार ना कर सके। और ये शिशुओं के लिए बहुत ही परम आवश्यक माना जाता है। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि और विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराना आवश्यक है। लगभग 6 माह तक स्तनपान कराना चाहिए, ऐसा मतलब नियम है, या फिर ऐसा बताया जाता है कि 6 माह तक स्तनपान कराना जाता है। मतलब किसी बच्चे को माँ का दूध कितने वर्षों तक, मतलब माह तक, 6 माह तक पिलाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही है। स्त्रियों में क्या है? XX गुणसूत्र तथा पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के Y गुणसूत्र से मिलता है तो पुत्र बनता है, और इसके विपरीत स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिलने पर पुत्री का जन्म होता है। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र से होता है, ना कि स्त्री के गुणसूत्र से। चूंकि पुरुष में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं, अंत तक पुरुष के गुणसूत्र का X और Y होना ही संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वथा गलत है, क्योंकि अगर मैं बात करूं महिलाओं में XY, पुरुषों में क्या हो गया? पुरुषों में हो गया XY और महिलाओं में क्या हो गया? XX। ठीक, अब अगर X वाला X से मिलेगा तो ये फीमेल बन जाएगा, अगर ये Y वाला X से मिलेगा तो XY हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? मेल। तो ये जो नर है, नर में ये नर है और ये क्या है? मादा। ठीक, अब नर में जो 50% क्रोमोसोम है वो X और जो 50% क्रोमोसोम है, 50% क्रोमोसोम X और 50% Y, तो ये नर के क्रोमोसोम से डिसाइड होता है कि गर्भ में पल रहा भ्रूण का लिंग मादा होगा या नर। तो ये हमारे समाज में जो कुरीति फैली हुई है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, ये सर्वथा क्या है? गलत, मतलब ये सही नहीं है। और अगर क्यों नहीं सही है तो उसका कारण ये है। आगे क्या कहता है कि क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर यौन शिक्षा विद्यालयों में नहीं दी जाएगी तो यौन शिक्षा का अभाव होगा और आप आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की यौन संबंधित रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। एड्स, कोरोना, कोरोना नहीं, एड्स, HIV, सिफिलिस, मतलब तमाम तरीके के यौन संचारित रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्रों को किशोरा अवस्था संबंधी परिवर्तन, समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियां, मतलब जो गलत धारणाएं समाज में फैली हुई हैं यौन शिक्षा को लेकर, वो समाप्त होंगी। यौन को लेकर, यौन संबंध को लेकर जो विभिन्न प्रकार की गलत धारणाएं हमारे समाज में हैं वो खत्म हो जाएंगी, खत्म करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक यानी कंडोम, यौन संचारित रोगों से उन्हें बचाव और निदान की जानकारी मिलेगी। मतलब सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक कंडोम या फिर विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग, यौन संचारित रोगों से बचाव, उनका निदान आदि के बारे में जानकारी सिर्फ और सिर्फ यौन शिक्षा से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये यौन शिक्षा विद्यालयों में बहुत ही आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है, इसका महत्वपूर्ण कारण ये है।
जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा कि जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भावनात्मक और मानसिक रूप से समृद्ध होगी, किसी से कुछ पूछने की या फिर कुछ गलत होने की आशंका बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि विद्यालयों में जो यौन शिक्षा है वो परम आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उलभेदन एक घातक लिंग परीक्षण है जो हमारे देश में निषेधित बैन है। यह आवश्यक होना चाहिए, क्या यह आवश्यक होना चाहिए? देखो भैया, गर्भपात करा देते थे लोग, क्योंकि भ्रूण लिंग जांच, उलभेदन का मतलब होता है एमिनोसेंटेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं एमिनोसेंटेसिस। इसमें क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर का कुछ एमनियोटिक द्रव्य निकाल कर उसमें विकसित हो रही कोशिकाओं का अध्ययन करके यह पता लगाया जाता था कि गर्भ में जो भ्रूण है वो मादा है या नर, और अगर पता चलता कि वो लड़की है तो लोग उसका गर्भपात करा देते थे, जिससे हमारे समाज में, हमारे देश में धीरे धीरे लड़कियों की जो संख्या थी वो कम होने लगी। फिर हमारे सरकार ने क्या किया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। उलभेदन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत मादा के गर्भ से एमनियोटिक द्रव्य को निकालकर सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है तथा इस द्रव में फीटस की कोशिकाएं होती हैं, जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार, उपापचयी विकार का पता लगाया जाता है। 4-5 चीजें, लिंग जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार, उपापचयी विकार आदि सभी का पता लगाया जाता सकता है। अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है। मतलब इससे हम क्या कर सकते थे कि उसमें जो आनुवांशिक विकार है उसको भी पता लगा सकते थे, लेकिन जब लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, गर्भपात कराया, तो सरकार ने इसको बैन कर दिया। आने वाले समय में आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वहां सबसे पहले बाहर एक बोर्ड लगा रहता है जिस पर लिखा होता है यहां पर भ्रूण लिंग जांच नहीं होता है, जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग साफ साफ लिखा हुआ है, आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है, क्योंकि अगर किसी को पता चलता है कि गर्भ में पल रही जो लड़की, गर्भ में जो भ्रूण है वो लड़की है, तो वो गर्भपात कर देते, जिससे समाज में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था वो असंतुलित हो गया। हाँ, आगे क्या कह रहा है कि मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात करा दिया जाता था, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे समाज में चांद पर पहुंच गए हम लोग, लेकिन अभी भी हमारे समाज में सिर्फ पुत्र जन्म को ही प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है। अतः उलभेदन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है, नहीं हो चुका है, लग चुका है। आगे क्या कह रहा है कि आईवीएफ तथा जिप्टी का पूरा नाम, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं पात्र निषेचन। जिप्ट क्या है, युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, जिसको बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन आपके लिए HW क्या है, आप ढूंढ कर देखिएगा जरूर। ZIFT ये क्या है, ZIFT क्या है, ZIFT IUD को बोलते हैं इंट्रा यूटिराइन डिवाइस, जो गर्भाशय में रखी जाती है, जिसको हम बोलते हैं कापर की बनी एक क्षण होती है जिसको गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं और निषेचन नहीं होता और गर्भधारण की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों, यानी यौन संचारित रोगों को क्या बोलते हैं, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। सबसे पहला उपाय देखो क्या, सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करें, समलैंगिकता से दूर रहें, मतलब समान लिंग वालों से संभोग ना करें, परगामी व्यक्ति से यौन संबंध, जिसे आप जानते ना हो, पहचानते ना हो, उससे यौन संबंध ना, क्या पता नहीं कौन सा रोग होगा, आपको भी हो जाएगा। दूसरा क्या है, वेश्यावृत्ति से दूर रहें, किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से परामर्श लें, किसी भी ऐसे झोला छाप डॉक्टर से ना मिले, अन्यथा आप एड्स के शिकार हो जाएंगे और मर ही जाएंगे। दूसरा क्या है, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाएं, जिसे आप जानते ना हो, उसके साथ सेक्स या फिर संबंध ना स्थापित करें।
आगे क्या कह रहा है कि किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें तथा उसकी रोकथाम के उपाय। सिफिलिस, सबसे कॉमन सिफिलिस, यह एक सर्पिलाकार जीवाणु ट्रेपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता है। यह एक प्रमुख एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यह माता के संक्रमित होने पर अपरा द्वारा भ्रूण में भी स्थानांतरित हो सकता है। इसका उद्भवन काल लगभग कितना होता है? 3 सप्ताह। लक्षण क्या है इस रोग के? यह 3 प्रावस्थाओं में प्रकट होता है। प्रथम 1 से 6 सप्ताह, जिसको प्राथमिक प्रावस्था कहा जाता है, जब जननांगों पर कड़े शुष्क जीवाणु युक्त घाव हो जाते हैं। 90% परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त यह बाह्य जननांगों पर भी हो सकता है, जिससे होंठ व उंगलियों पर भी घाव हो जाते हैं। द्वितीय अवस्था में यह 3 से 8 सप्ताह की होती है। मतलब प्रथम अवस्था जो है वो आपकी 1 से 6 सप्ताह और जो द्वितीय अवस्था है वो 3 से 8 सप्ताह। उसके बाद क्या करा है कि इस जो द्वितीय अवस्था होगी उस दौरान क्या होगा कि मुंह, होंठ और जननांगों की स्लेमा पर लाल भूरे चकत्ते बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जीभ, गाल, मसूड़ों पर सफेद चकत्ते बन जाते हैं। हल्का ज्वर बना रहता है, भूख कम लगती है। और तृतीय अवस्था में जीवाणु हृदय मस्तिष्क में फैलकर लकवा व मानसिक विकार उत्पन्न कर सकता है। त्वचा पर बड़े बड़े चकत्ते बन जाते हैं तथा दृष्टि भी कम होने लगती है। बचाव क्या है? रोगी से यौन संबंध, वेश्यावृत्ति, समलैंगिकता से बचना चाहिए। उपचार के लिए पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जैसी औषधियों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये औषधियां इस रोग से आपको बचाने में प्रभावी हैं। सो गाइस, आज का जो लेक्चर था वो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक आप लोग एकदम मस्ती से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।